तो अभी तक हमने देखा था कि लूसिया और उसके सभी साथियों ने मिलकर यांग जी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद यांग जी भी समझ गया था कि वो इनके पावर के सामने ज्यादा टाइम के लिए नहीं कुछ कर पाएगा और इसीलिए अब वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ और बाकी सभी एक साथ में मिलकर फिर से इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जबकि उधर लू भी अपने मिस्टिक 9th एवेनिट्रेटर स्किल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तब इसे देखते ही यांग जी फिर से किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगू सामने से आकर उसे फिर से रोकने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लू ने भी अपने थंडर पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो तुरंत ही इसका यूज करके यांग जी के ऊपर अटैक कर देती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यांग जी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था और इसीलिए वो इसके पावर से बचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह किसी तरह से अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करने लगा था, जिसके बाद लू भी इसके ऊपर अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि यांग जी को इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह किसी तरह से लू के पावर को रोकने में कामयाब हो गया था और अब इनके ऐसे पावर को देखकर बाकी सभी तुरंत वहां से हट जाते हैं। लेकिन वहीं अब उधर यांग जी इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि आने वाले समय में मैं इसे 100 गुना करके वापस करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली और कुछ लोग उसे यहाँ से भागने से रोकना चाहते थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ उसे इनका पीछा करने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ के मार्स एरिया में बहुत सारे डेंजर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। तभी कुछ देर में लू भी इनके पास यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वे सभी कहने लगते हैं कि आज तो हमने लोगंटी हॉल को बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया है और इसीलिए चलो हम देखते हैं कि डिमन सेक्ट अब हमारे साथ में क्या कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान भी दूर से इन सारी चीजों को देख रहा था और फिर कुछ देर के बाद वो यहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग जी के बचे हुए लोग एक जगह पर आकर छुपे हुए थे और अब इस तरह से वे वहाँ पर यांग जी के आने का वेट कर रहे थे। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यांग जी भी यहाँ पर आ जाता है, जिसकी कंडीशन असल में बहुत ज्यादा खराब लग रही थी और इसीलिए उसका आदमी उससे पूछने लगता है कि आपको ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यांग जी के बाकी लोगों को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन तभी यांग जी इनसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद यांग जी का मेन आदमी भी इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और सबसे पहले तुम अपने ऊपर ध्यान दो। इसी के साथ वो कहता है कि कल हम यहाँ से निकलने के बारे में प्लान बनाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सभी लोग अपने अपने जगह पर चले जाते हैं, लेकिन असल में यांग जी की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए उसका आदमी उसे सहारा देकर एक जगह पर लाता है, जहां पर उसका आदमी उससे कहता है कि सभी को तुम यहाँ पर वापस बुलाओ। फिर हमें पता चलता है कि अगले दिन वो यूनिट ट्रेजर के बारे में पता लगाने के लिए निकलना चाहता था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर इसका आदमी भी काफी परेशान हो गया होता है, क्योंकि वैसे भी अब इनके पास में ज्यादा लोग नहीं बचे हुए थे। तब इस पर यांग जी उसे समझाता है कि अब हमारे पास में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ट्रुथ पाथ वाले सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो आगे इसे बताता है कि उसे वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए ब्लड कर्ज का यूज करना पड़ा, जिसके वजह से उसकी कल्टीवेशन अब डिक्लाइन होने लगी है। तब ऐसी बात सुनकर उसके आदमी को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। जिसके बाद यांग जी अपने आदमी से कहता है कि 3 सेक्ट अभी भी हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, इसलिए अगर हमने यहाँ से वापस जाने का भी ट्राई किया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम इस तरह से एक बहुत ही बड़ी तबाही का सामना करेंगे। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वह किसी भी तरह से यूनिक ट्रेजर को हासिल करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उसका आदमी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मैं अभी कुछ देर में वापस आता हूँ। लेकिन तभी इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि इनके चारों तरफ ग्रीन कलर का पॉइजन फैल गया था, जिसे देखते ही यांग जी के सभी साथी काफी परेशान हो गए थे और फिर यांग जी कहने लगता है कि इसके पीछे कौन है। लेकिन
तभी उसे पता चलता है कि उसका आदमी मेंग जी भी यहाँ से गायब है। इसलिए वो अपने लोगों से पूछने लगता है कि मेंग जी कहाँ पर है और वो अभी तक यहाँ पर वापस क्यों नहीं आया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनमें से किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और अब इसीलिए वे सभी और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चिनयान इसके सामने आ गया था और फिर वो यांग जी के सामने ब्लड लगा हुआ तलवार फेंकते हुए कहता है कि क्या तुम इसे ही खोज रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग जी भी इसे बहुत ही अच्छे से पहचान गया था और फिर कहने लगता है कि यह तो तुम ही हो। तब इस पर चिनयान इसे कहने लगता है कि तुमने तो मुझे अंधकार में भी पहचान लिया और इसलिए मैं इस बात से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर यांग जी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि तुमने अपने फेलो सेक्ट के मेंबर को ही मार दिया, इसलिए क्या तुम्हें डर नहीं है कि स्काई बिल किंग तुम्हें मौत के बाद हेल में भेज देगा। लेकिन यह सुनते ही चिनयान उसे कहने लगता है कि हमारा 10,000 पॉइजन सेक्ट इतने बड़े पाप को सहन नहीं कर सकता है और फिर वो कहने लगता है कि फेरी जिन क्या यह बात सही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही यांग जी की हालत भी काफी खराब होने लगी थी और फिर हम देखते हैं कि जिन भी यहाँ पर आकर अपने इल्यूजन वाले पावर का इनके ऊपर यूज करने लगती है, जिसके वजह से यांग जी के सभी लोग इसके ही तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। इसीलिए यांग जी भी तुरंत गुस्से में अपने पावर का यूज करके इसके इल्यूजन वाले पावर को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जिन भी यांग जी के सामने आ गई थी और वो इसे ग्रीट भी करने लगती है। फिर वो उसे कहने लगती है कि तुमने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था और इस तरह से तुम मेरे सेक्ट के स्टूडेंट को मारकर 10,000 पॉइजन सेक्ट को ब्लेम करना चाहते थे। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहने लगती है कि तुम तो हेल में भेजने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने जो किया है वह उससे भी बहुत ही बुरा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग जी अब इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान भी अब इसके सामने आने के लिए रेडी हो गया था। इसलिए वह जैसे ही अपने पावर का यूज करने लगता है, इसे देखते ही यांग जी के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और उसके अलावा वो इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सियाओ फान ने अपने पावर का यूज करके इसके बहुत सारे लोगों को एक झटके में ही मार दिया था और फिर वो इसमें से एक आदमी की डेड बॉडी को लाकर इसके सामने नीचे पटक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब यांग जी को भी इनके बारे में सब कुछ समझ में आ गया था। इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम तो शुरुआत से ही मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार यांग जी अब इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। और फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो एक छोटे से चीज को हासिल करने के लिए बहुत बड़े खतरे को इग्नोर किया। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि चिनयान अपने पावर का यूज करके इनके सारे लोगों को घेर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग इस बात से काफी परेशान हो गए थे। तभी चिनयान उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए एक चांस देना चाहता हूँ, इसलिए तुम में से जो कोई भी जिंदा रहना चाहता है वो जल्दी से मेरे सामने आकर सरेंडर कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वे सभी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और वे अपनी जान बचाने के लिए उसके सामने सरेंडर करने के लिए जाने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यांग जी इस बात से गुस्से में आकर अपने एक आदमी को पकड़ लेता है। लेकिन फिर जब उसे समझ में आता है कि आखिरकार वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, तब उसके बाद वो अपने लोगों को यहाँ से जाने देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग जी के सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।